आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा एक बार फिर से रामनगरी में श्रद्धालुओं के उमड़ने की भी है। देखिए ध्वजारोहण समारोह के बाद एक बार फिर रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। साधु संतों से लेकर आम लोग यहां रामलला के दर्शन पूजन कर यहां के छटा को देखकर भाव विभोर दिखे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद जिस तरह भक्तों में यहां रामलला के दर्शन की लालसा देखी गई थी, ठीक उसी तरह एक बार फिर ध्वजारोहण समारोह के बाद लोग यहां पहुंच रहे हैं। अयोध्या में पहले से ही टूरिज्म में उछाल देखा जा रहा है। लाखों विजिटर राम मंदिर को देखने पहुंच रहे हैं, जिससे टूरिज्म इकोनॉमी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा होने से 2028 तक अयोध्या की टूरिज्म इकोनॉमी से 18,000 करोड़ रुपए की कमाई होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये तस्वीरें बिहार की सीतामढ़ी की हैं। माता जानकी के इस नगरी में विवाह पंचमी पर गजब की छटा बिखरी। सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम में देर रात तक भव्य कार्यक्रम आयोजित होते रहे, जिससे पूरा माहौल भक्ति से सराबोर हो गया और श्रद्धालु इसका आनंद उठाते हुए मुग्ध दिखे। भगवान राम और माता सीता के विवाह समारोह में धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष और सीतामढ़ी के डीएम जजमान की भूमिका में दिखे। शादी के सभी रस्मों में दोनों शामिल हुए। डीएम रिची पांडेय ने तो कार्यक्रम में भजन गाकर समा बांध दिया। भगवान राम के ससुराल जनकपुर में एक सप्ताह तक चले धार्मिक अनुष्ठान के बाद विदाई का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जनकपुर धाम पहुंचे सभी साधु सन्यासियों को राम कलेवा कराकर विदाई दी गई। इसी के साथ विवाह पंचमी महोत्सव का समापन हुआ। राम कलेवा एक धार्मिक सांस्कृतिक रीति है, जिसमें सभी आगंतुकों को 56 प्रकार के व्यंजन का भोजन ग्रहण कराया जाता है। साथ ही दक्षिणा के साथ अंग वस्त्र देकर विदा किया जाता है। इन तस्वीरों को देखकर ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये रौनक शादी की है। हालांकि आम शादियों से थोड़ा हटकर है। यहाँ दूल्हों का स्वागत करने का इंतजार करते आप जिन लोगों को देख रहे हैं, ये सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, जिन्होंने सरकारी स्तर पर आयोजित इस सामूहिक शादी समारोह में घराटे की भूमिका निभाई। यहाँ इन सभी ने दूल्हों का शानदार अंदाज में स्वागत किया, धार्मिक रीति रिवाजों के साथ विवाह और निकाह संपन्न करवाया और फिर दान दहेज देकर जोड़ों को विदा किया। ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह यूपी के बागपत में आयोजित हुआ। जिले की डीएम अस्मिता लाल की पहल पर कलेक्ट्रेट परिसर में इसका आयोजन हुआ, जिसमें सीडीओ, एसडीएम से लेकर जिला प्रशासन के बाकी अधिकारी घराती की भूमिका में नजर आए और 36 जोड़ों का विवाह धूमधाम से संपन्न कराया। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इंडियन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर जारी है, जिसमें ड्रोन की ताकत और ट्रेलर का शानदार प्रदर्शन किया गया। भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट और ब्रिटिश सेना की टुकड़ियां इस दौरान कई तरह की फायरिंग प्रैक्टिस, रिफ्लेक्स शूटिंग, रॉकेट लॉन्चर फायरिंग, स्नाइपर और एमएमजी ड्रिल्स जैसी एडवांस युद्धाभ्यास किया। इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने कोऑर्डिनेशन के साथ सटीक कार्रवाई का प्रदर्शन किया, जिसका इंडियन आर्मी की ओर से वीडियो जारी किया गया है। ये युद्धाभ्यास 30 नवंबर तक चलेगा। और अब बात प्रयागराज के अनोखी बारात की। शादी विवाह के रस्मों में दूल्हे की बारात तो आपने देखी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बारात दिखाने जा रहे हैं जिसने पूरे प्रयागराज का दिल जीत लिया। यहाँ दूल्हा नहीं बल्कि दुल्हन अपनी बारात लेकर ससुराल को निकली और पारंपरिक रिवाज बदलने वाली इस शादी का दूल्हे और उसके परिवार ने समर्थन भी किया। और जब बेटी अपने बारात के साथ ससुराल पहुंची तो वर पक्ष ने उनका जोरदार स्वागत किया। बैंड बाजा और डीजे की धुन पर नाचते गाते बाराती दूल्हे के घर पहुंचे। ये बारात कुछ वैसे ही निकाली गई जैसे किसी दूल्हे की निकलती है। बस फर्क इतना था कि बारात की शान दूल्हा नहीं बल्कि दुल्हन रही। संगम नगरी ने एक ऐसा अनोखा और भावुक दृश्य देखा जो लंबे समय तक शहर की यादों में दर्ज रहेगा। शहर के कीडगंज इलाके के रहने वाले राजेश जायसवाल की बेटी तनु की बारात पूरे रीति रिवाज और शान शौकत के साथ निकाली गई। जहां आमतौर पर बेटियों की बारात धूमधाम से निकलती है, वहीं इस बार एक बेटी की बारात देखकर पूरा इलाका मंत्रमुग्ध हो गया।
बग्गी में बैठी दुल्हन तनु अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों संग ऐसे झूम रही थी मानो अपनी इस अनोखी परंपरा पर पूरे गर्व के साथ दुनिया को संदेश दे रही हो कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं, यानी बेटे की तरह बेटियों की बारात भी निकाली जा सकती है। दरअसल इस अनोखी बारात के पीछे एक कहानी है। कीटगंज के रहने वाले राजेश जायसवाल की 5 बेटियां हैं, जबकि कोई बेटा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को बेटों से भी बढ़कर पाला। उनका सपना था कि जिस तरह बेटियों की बारात धूमधाम से निकलती है, ठीक वैसी ही धूमधाम से वो अपनी बेटी की भी शादी करेंगे। 5 बेटियां हैं जी। 3 की शादी हो चुकी है, ये चौथी थी। शुरू से था क्या दिक्कत नहीं, ये खुशी है? खुशी है, दोनों पार्टी मतलब खुशी है। प्रयागराज के राजेश जायसवाल ने बाकायदा बारात का कार्ड छपाया था, जिसमें लिखा था हमारी लड़की की बारात। शादी का पूरा इंतजाम बेटी की शादी जैसा रखा और जब बारात निकली तो सड़कों पर मानो उत्सव सा माहौल बन गया। हर कोई ठहरकर इस अनोखी परंपरा को देख रहा था और लोगों की आंखों में गर्व और चेहरों पर मुस्कान थी और दुल्हन बनकर बारात निकाल रही तनु जायसवाल भी बेहद खुश नजर आई। मेरे पापा का एक ड्रीम था कि हम 5 बहनें हैं, तो एक में नया एक ट्रेन भी चले, जिसके कारण मैं चौथे नंबर की हूँ। 3 बहनों की मेरी शादी हो गई, तो मेरे पापा ने सोचा कि क्यों ना बारात उठाई जाए। एक लड़कों की उठती है तो एक अलग सा होता है ड्रीम, बट इनका नया एक था बचपन से कि हमारी बारात उठेगी। मेरे पापा का पूरा सपोर्ट है, मेरे ससुराल में भी पूरा सपोर्ट है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा खुश हैं ये सब सुन के, और मेरे डैड भी जो मेरे ससुर हैं वो बहुत ही ज्यादा मतलब खुशी है उनको। अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी मैं यहाँ से बारात लेके वहाँ जाऊँ। विदाई से पहले निकली जोरदार बारात ने बेटी के सम्मान और सशक्तिकरण का शानदार उदाहरण पेश किया। संगम नगरी ने न सिर्फ बारात देखी बल्कि एक इतिहास का हिस्सा भी बनी, जहां बेटी की बारात ने रूढ़ियों को तोड़कर नई परंपरा की शुरुआत की। तनु की ये बारात प्रयागराज की सड़कों से होकर अब सोशल मीडिया के गलियारे तक पहुंच चुकी है, जहां इस बारात को बेटियों को बेटे के बराबर सम्मान देने की मिसाल बताकर सराहा जा रहा है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हैदराबाद में शुरू हुआ पहला MRO सेंटर। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पे, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। एविएशन यानी विमानन के क्षेत्र में देश ने नया मुकाम हासिल किया है। हैदराबाद के GMR एयरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क में साफरान का विशाल MRO हब शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने आज इसका शुभारंभ किया। वो इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। SAESI यानी साफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी विमान इंजन MRO सुविधा केंद्रों में से एक है। MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल सुविधा। माना जा रहा है कि यहाँ सालाना 300 लीप इंजनों की सर्विसिंग होगी और अगले 10 सालों में इससे हजारों भारतीय टेक्नीशियंस और इंजीनियरों को रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी के मुताबिक SAESI भारत को ग्लोबल MRO हब के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगी। संविधान दिवस के मौके पर आज सुप्रीम कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ साथ कई देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ जज भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में भूटान, नेपाल, केन्या, मॉरिशस, मलेशिया और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीशों और कई जजों ने विशेष रूप से हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित इस समारोह में विदेशों से आए न्यायिक प्रतिनिधियों ने न केवल न्यायिक कार्यवाही को करीब से देखा, बल्कि भारत की कानूनी परंपराओं और संवैधानिक मजबूती की खुलकर प्रशंसा भी की। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की पुनर्वास नीतियों का असर देखने लगा है। आज बीजापुर जिले में 41 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण कर हिंसा का रास्ता त्याग दिया। इनमें 12 महिलाएं और 29 पुरुष शामिल हैं, जिन पर कुल 1 करोड़ 19 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं इससे पहले मंगलवार को नारायणपुर में 28 नक्सलियों ने हथियारों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर को दान में मिली राशि ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दीपावली के बाद हर साल यहां दान की राशि गिनी जाती है। इस बार दान पात्रों को 19 नवंबर को खोला गया और मंगलवार को चौथे चरण की गिनती पूरी हुई, जिसमें मंदिर को 36 करोड़ 13 लाख 60 हजार रुपए का दान मिला है, जबकि सोने और चांदी के आभूषण को अभी तौला नहीं गया है।
राजस्थान के अलवर में आर्मी मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में जहां एक ओर भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया, वहीं मेले में सेना के हथियारों की भी प्रदर्शनी देखने को मिली। स्कूली बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर तोप और आधुनिक हथियार और रडार सिस्टम को करीब से देखा और सेना के जवानों से इसकी बारीकियां जानी। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। 2 दिनों तक चलने वाले इस मेले का आज समापन हो गया। चलिए अब बात करते हैं नई कृषि क्रांति की। आमतौर पर किसान जब खेती करते हैं तो सबसे ज्यादा खेती में काम करने वाले लोगों की कमी का सामना उन्हें करना पड़ता है। ऐसे में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से किसान अपनी खेती में फसल की बुआई करने से लेकर फर्टिलाइजर का छिड़काव भी कर पाएंगे और एआई ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से बेहतर फसल उगाकर अच्छी कमाई भी कर सकेंगे। महाराष्ट्र में फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए अब एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। अब ड्रोन की मदद से खेती किसानी करने वालों को अच्छी आमदनी होगी। आमतौर पर खेती करने वाले किसानों को खेत में काम करने वाले मजदूरों की कमी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से एक किसान अपने खेत में फसल की बुआई से लेकर खाद तक डाल पाएगा और ड्रोन की मदद से किसान अपनी फसल की कम समय में अच्छी देखभाल कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन एक साल में 1500 से 2000 एकड़ तक में स्प्रे कर सकता है। देश में कृषि सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि तकनीक का संगम बन चुकी है। एग्रीटेक यानी कृषि प्रौद्योगिकी ने किसानों की मेहनत को आधुनिक साधनों से जोड़कर खेती को लाभकारी बना दिया है। ड्रोन से लेकर सेंसर्स, डेटा एनालिटिक्स और मोबाइल ऐप्स तक हर स्तर पर तकनीक का असर दिखने लगा है। अब किसान मौसम की सटीक जानकारी, मिट्टी की गुणवत्ता और फसल की पैदावार का अनुमान डिजिटल साधनों से कर पा रहे हैं। इससे न सिर्फ उत्पादकता बढ़ रही है बल्कि लागत में भी बड़ी कमी आई है। आजकल किसानों का सबसे बड़ी अड़चन लेबर की आती है कि लोगों को लेबर मिलता नहीं, तो एक जो किसानों का मेन स्प्रेइंग का काम रहता है वो थोड़ा सुकर करने के लिए हमने किसानों को ड्रोन जगह जगह उपलब्ध करके दिए हैं। यहाँ नागपुर में हमने 5 ड्रोन अवेलेबल उपलब्ध करके दिए हैं। इसमें इफ्को ने किसानों को 300 रुपये पर एकड़ अपन किसानों की तरफ से लेते हैं। बाकी उसमें हम नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जो अपनी दवाई है वो प्रमोट करते हैं किसानों को। और यहाँ ड्रोन के लिए भी अच्छा प्रतिसाद है, किसानों का अच्छी बुकिंग रहती है कंटिन्यू। और एक ड्रोन करीबन 1500 से 2000 एकड़ ईयरली स्प्रे करता है। नागपुर में आयोजित एग्रो विजन कृषि प्रदर्शनी में ड्रोन तकनीक से खेती आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खेती किसानी में ड्रोन का कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी ट्रेनिंग भी किसानों को दी जा रही है। ये ड्रोन बैटरी ऑपरेटेड है और एक बार चार्ज करने पर 4 घंटे चलता है। खास बात यह है कि ये ड्रोन वाटरप्रूफ और डस्ट फ्री भी है। स्मार्ट फार्मिंग अब भारतीय गाँव में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। ये तकनीक खेती के हर चरण में वैज्ञानिक नजरिया अपनाने पर आधारित है। उदाहरण के लिए ड्रोन के जरिए फसलों पर छिड़काव से समय और पानी दोनों की बचत होती है। वहीं सेंसर से मिट्टी की नमी और पोषक तत्वों की निगरानी कर किसान तय कर सकते हैं कि किस समय कितनी सिंचाई या खाद की जरूरत है। अभी ड्रोन एक नई चीज़ नहीं रही किसानों के। लास्ट 2-3 ईयर से अच्छा ड्रोन उपलब्ध हुए हैं। ड्रोन का सर सभी क्रॉप पे आप स्प्रे कर सकते हैं फोलियर। इसमें 7 से 10 मिनट में 1 एकड़ स्प्रे करवा सकते हैं किसान। इसमें किसान दवाई है और जो न्यूट्रिशन के बेसिस पे नैनो के प्रोडक्ट है यूज़ करके अपनी कम खर्चे में उत्पादन ले सकता है। वर्तमान में ज्यादातर किसान खेतों में यूरिया, डीएपी सहित अन्य फर्टिलाइजर उत्पाद का छिड़काव दिहाड़ी मजदूर के माध्यम से कराते हैं या खुद करते हैं। 1 एकड़ कृषि भूमि में यूरिया का छिड़काव करने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता है। इसके बावजूद ठीक तरीके से पूरे खेत में यूरिया का छिड़काव नहीं हो पाता है। इस वजह से फसल की उत्पादकता भी कम होती है। जबकि ड्रोन के माध्यम से 1 एकड़ कृषि भूमि पर यूरिया का छिड़काव महज 5 मिनट में हो जाएगा। जो किसान दिहाड़ी मजदूर के बजाय ड्रोन से यूरिया का छिड़काव कराएंगे उनको 100 से 150 रुपए तक की बचत भी होगी। ड्रोन के माध्यम से खेत के सभी हिस्सों में यूरिया का छिड़काव होगा तो फसल की उत्पादकता भी अच्छी होगी। इससे किसानों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा सैटेलाइट इमेजिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें फसलों की स्थिति पर नजर रखती हैं और समय रहते चेतावनी भी देती हैं। इससे फसल नुकसान की संभावना काफी घट गई है। वहीं सरकार और निजी कंपनियां मिलकर डिजिटल एग्रीकल्चर को तेजी से बढ़ावा दे रही हैं। जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो तो है, लेकिन ये एक बिजनेस मेकिंग मशीन है। आप दिन का 20-25 एकड़ स्प्रे करके दिन का 10 से 12,000 15,000 रुपये दिन का इनकम कर सकते हैं। महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। बिजनेस पर्सपेक्टिव अभी जैसे गडकरी साहब कहते हैं
कि किसान अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता बनता जा रहा है। हमने एक और इसमें डोमेन ऐड कर दिया है कि अब किसान बिजनेसमैन भी बनता जाएगा हमारा यह मशीन यूज़ करके और लाखों में अपना इनकम कर पाएगा। सरकार की भी कोशिश है कि किसान परंपरागत तरीके को छोड़कर आधुनिक तरीके से किसान खेती करें, जिससे कि अधिक उपज की पैदावार हो और किसानों को खेती में आने वाली लागत भी कम खर्च करनी पड़े। AI तकनीक का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र के किसान अब ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से समृद्ध बनने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं देश में एग्रीटेक सिर्फ खेती का आधुनिकीकरण नहीं बल्कि किसानों की जिंदगी में नई उम्मीदों की बुआई है। तकनीक ने ये साबित कर दिया है कि अगर सही जानकारी और संसाधन मिले तो खेत भी डिजिटल इंडिया की ताकत बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धनबाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धनबाजार। बुधवार को शेयर बाजार में भारी बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 1022 अंकों उछलकर 85,610 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 320 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 26,205 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन भारी बढ़त देखी गई। बुधवार को सोना 1200 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,30,100 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 2,300 रुपए की उछाल आई। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,63,100 रुपए हो गई। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपए फिसल गया, इसमें 1 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 89 रुपए 23 पैसे हो गई। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार इस योजना पर 7,280 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत हर साल देश में 6,000 मीट्रिक टन की इंटीग्रेटेड REPM यानी रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्थापित किया जाएगा। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली मैग्नेट्स में से एक है। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर और विंड एनर्जी, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एयरोस्पेस, रक्षा और मिसाइल तकनीक जैसे क्षेत्र में होता है। मेडिकल क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी संविधान दिवस की। आज संविधान दिवस के मौके पर दिल्ली में पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। इस दौरान राष्ट्रपति ने संविधान को 9 नई भाषाओं मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया में जारी किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि आज के दिन 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत संविधान के निर्माण का कार्य पूरा किया था। आज ही के दिन हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माता में से थे। बाबा साहब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी कि 26 नवंबर 2015 में हर साल इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान राष्ट्र की पहचान की आधारशिला है और गुलामी की मानसिकता को त्यागने तथा राष्ट्रवादी सोच अपनाने का मार्गदर्शक दस्तावेज भी है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, PM नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता JP नड्डा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे सांसदों ने संविधान की प्रस्तावना को जोर से पढ़ा। जाहिर है हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है। देश के संविधान के बारे में आम लोग कितने जागरूक हैं, ये जानने के लिए हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। कोई भी घर हो या एक डिसिप्लिन से चलता है, संविधान भी एक डिसिप्लिन है। तो चाहे घर हो या देश हो तो डिसिप्लिन तो होएगा। अगर जिस कंट्री में डिसिप्लिन या घर में नहीं है तो वो घर नहीं होता, वो देश में नहीं होता। तो मैं तो यही कहूँगा, बाकी जो संविधान चल रहा है लोग उसका पालन करते हैं। कुछ है ठीक है, कुछ 90% करते, 2-4% में कुछ करते उन्हें पता भी नहीं होता, उससे वाकिफ भी नहीं होते। बाकी तो अगर कोई एक जो है तो कहा ना कि डिसिप्लिन जो होता है एक इन्वेस्टमेंट होती है। बाकी कुछ लोग हैं उसमें डालते कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। मगर जब कोई भी कानून है, कोई छोटे मोटे आदमी कानून लेकर नहीं बनाते,
कोई भी बड़े बड़े प्रोसेसर होते हैं, जज मजिस्ट्रेट होते हैं, बड़े बड़े लीगल प्रोसीजर होते हैं, तो उसी तरह से चलता है। अगर हमारे संविधान नहीं होता तो कोई किसी को कुछ भी कर सकता था। तो ये भी तो है, आज हम भी यहाँ खड़े, अगर हम किसी के साथ बदतमीजी करेंगे तो एक संविधान के अंदर दायरे में होगा ना, तो वो भी एक चीज़ है। संविधान में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी हद तक अच्छा ही बनाया है संविधान में, लेकिन कुछ ऐसे उसमें मतलब कुछ ऐसे सेक्शंस बनाए गए हैं जिनका लोग मिसयूज़ करते हैं। मुझे लगता है कि अभी लोग इस बारे में बहुत कम जानते हैं, जबकि कानून दिवस के बारे में बहुत लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम सबको एक रियलाइजेशन हो कि कानून बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आज इस दिन को मना रहे हैं, मतलब इस चीज़ को हमें अच्छे से सोचना चाहिए कि इस चीज़ के बारे में सबको पता होना चाहिए। और जैसे कानून के बारे में अगर हमें पता होगा तो कोई हमें मतलब परेशान नहीं कर पाएगा। जैसे पुलिस भी कभी कभी हमें परेशान करती है, तो अगर हमें अपने कानून, अपने हक के बारे में पता होगा तो हम लड़ सकते हैं। या किसी कोई लड़की अगर सेफ़ नहीं फील कर रही है तो एक टोल फ्री नंबर भी होता है, उसमें वो डायल करके डायरेक्ट हेल्प भी ले सकती है। तो कानून के बारे में मतलब हाँ, संविधान के बारे में सब कुछ पता होना मतलब बहुत ज़रूरी है आजकल की डेट में। डिजिटल दौर में जब ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा कर रहे हैं, वहीं सही प्रोडक्ट ढूंढना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन अब यह मुश्किल काफी आसान हो गई है। ओपन एआई ने चैट जीपीटी का नया शॉपिंग रिसर्च फीचर लॉन्च किया है। ये नया फीचर खरीदारी से पहले आपकी जरूरत, बजट और पसंद के अनुसार सबसे बेहतर विकल्प सुझाता है। प्रोडक्ट की कीमत, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन और तुलना सब कुछ एक ही जगह पर आपको मुहैया कराएगा। यानी कि ये फीचर ऑनलाइन शॉपिंग का अनुभव पूरी तरह से बदलने वाला है। डिजिटल जमाना तेजी से आगे बढ़ रहा है। ज्यादातर खरीदारी लोग ऑनलाइन करना पसंद करते हैं, लेकिन इस काम में भी जो ज्यादा मुश्किल होता है वो है प्रोडक्ट को ढूंढना। मगर जरा सोचिए, अगर आपकी ये मुश्किल भी कम हो जाए तो। जी हाँ, चैट जीपीटी ने अपना एक नया फीचर लॉन्च किया है, जहाँ शॉपिंग से पहले आप अपने लिए अच्छे विकल्प पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी शॉपिंग एक इंटरैक्टिव प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, जो आपके सवालों के अनुसार गहरी जांच कर सही विकल्प सामने रखता है। ये GPT-5 मिनी मॉडल पर बेस्ड है और खास तौर पर खरीदारी से जुड़े फैसलों को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है। ये किसी भी प्रोडक्ट का पेज पढ़कर उसकी कीमत, क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन जांचता है। भरोसेमंद स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर विस्तृत गाइड तैयार करता है। अलग अलग विकल्पों की तुलना कर आपको सबसे सटीक सुझाव देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन टूल्स, ब्यूटी, फिटनेस, आउटडोर और होम इम्प्रूवमेंट, इन सभी क्षेत्रों में ये फीचर बेहद उपयोगी साबित होता है। और साथ ही कपड़े या एक्सेसरीज की तस्वीर देखकर तो उससे मिलते जुलते आइटम्स भी खोजकर दिखा सकता है। चैट जीपीटी की खूबियां आपको सभी गाइडलाइन को बताती हैं। आपकी जरूरत, पसंद और बजट के हिसाब से ये आपको बेहतरीन विकल्प, फायदे, नुकसान और ताज़ा जानकारी देता है। शुरुआत में बजट, ब्रांड, उपयोग का उद्देश्य जैसे आसान सवाल पूछकर ये पूरे रिजल्ट को आपके अनुसार ढाल लेता है। ये कीमत, उपलब्धता, रेटिंग और समीक्षाओं के लिए विश्वसनीय साइट्स चेक करता है और केवल ऑर्गेनिक डेटा ही देता है। हालांकि आप नॉट इंटरेस्टेड या मोर लाइक दिस कहकर अपनी खोज को तुरंत बदल भी सकते हैं। त्योहारी सेल, स्टूडेंट डिस्काउंट और रिटेलर ऑफर्स, सब कुछ एक ही जगह यहाँ मिल जाता है। और तो और पुराने चैट्स को ध्यान में रखकर ये और भी सटीक सिफारिशें देता है। इसके बाद एक साफ सुथरा विजुअल इंटरफेस खुलता है, जहां आप अपनी जरूरतें बता सकते हैं और तुरंत पर्सनलाइज्ड गाइड ले सकते हैं। ओपन एआई का ये नया शॉपिंग रिसर्च फीचर ऑनलाइन खरीदारी के अंदाज को पूरी तरह बदल देता है। यानी अब भ्रम, उलझन या लाखों पेजेस देखने की परेशानी नहीं है। सिर्फ साफ, समझदार और भरोसेमंद सलाह देगा चैट जीपीटी का ये नया फीचर। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। ऐसी ही काबिलियत दिखाकर भारत की महिला क्रिकेट टीम विश्व कप विजेता तो बनी ही, खिलाड़ियों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रही है। यही वजह है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लड़कियां पूरे जोश खरोश के साथ क्रिकेट खेलती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई।
क्रिकेट एक ऐसा खेल जो भारत में न सिर्फ लोकप्रिय है बल्कि इस खेल को लेकर हर उम्र के लोगों में गजब की दिलचस्पी देखी जाती है। टीम इंडिया जीतती है तो हर चेहरा जोश से भरा नजर आता है। अब तो इस खेल में लड़कियों की दिलचस्पी भी काफी देखी जा रही है। न सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि अब छोटे शहरों और गाँव तक में भी लड़कियां बैट बॉल के साथ मैदान पर दमखम दिखाती नजर आती हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले की हैं, जहां कोई लड़की बल्ले से अपना हुनर दिखा रही है तो कोई गेंदबाजी में हाथ आजमा रही है और कई लड़कियां फील्डिंग में चुस्ती फुर्ती दिखा रही हैं। किराना गांव के इस स्कूल की लड़कियां यहां पढ़ाई करने के साथ साथ क्रिकेट खेलने में भी जमकर पसीना बहाती नजर आती हैं। खासकर देश की महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो इनका जोश हाई है। स्कूल की इन लड़कियों का हौसला देखते ही बनता है। ये लड़कियां जब से भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती है उसके बाद से अति उत्साहित हैं और इनमें भी एक जुनून है कि ये भी भारत का प्रतिनिधित्व करे, अपने देश की तरफ से खेले और अपने जिले का नाम करें। संसाधनों का अभाव भले ही हो, लेकिन ये अपनी प्रैक्टिस में कसर नहीं छोड़ती। बिना जूते और बिना क्रिकेट किट के सिर्फ बैट बॉल और विकेट लेकर मैदान में उतर पड़ती हैं और कमर कसकर बुलंद हौसलों के साथ अपने हुनर को निखारने में जुट जाती हैं। क्रिकेट अच्छा लगता है मुझे, बस मेरी चॉइस ही यही है कि मैं क्रिकेट खेलूं और आगे तक भी खेलूं, यही चॉइस है मेरी बस। तो कहीं कुछ देखा आपने, क्रिकेट कैसे सीखे आप? हाँ, टीवी पे देखा है, अभी वर्ल्ड कप भी जीता है महिलाओं ने, इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्रिकेट। हमको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है और वो महिलाओं ने वर्ल्ड कप भी जीता है और हमारी भी इच्छा है कि हम भी कोई भारत के लिए खेले और भारत को जिताएं और महिलाओं ने जैसे वर्ल्ड कप जीता वैसे हम भी जीतना चाहते हैं। क्रिकेट को करियर बनाने की ख्वाहिश रखने वाली ये स्कूली छात्राएं मैदान में पहुंचने से पहले एक्सरसाइज करती हैं और फिर जब ये प्रैक्टिस करती हैं तो बाकी छात्राएं इनके प्रदर्शन पर तालियां बजाकर इनका हौसला बढ़ाती हैं। सब बोलते हैं कि लड़कियां नहीं खेल सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लेकिन लड़कियों का भी मन होता है सभी चीज करने में। और बच्चे खेल रहे हो? हम 20 से 30 लोग खेलते हैं और हमें क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े क्रिकेट खेलने में। क्लास के अलावा क्रिकेट की शौकीन इन लड़कियों को भले ही खेलने का समय कम मिलता है, लेकिन समय निकालकर ये प्रैक्टिस जरूर करती हैं। इस खेल के प्रति इनके जुनून को देखकर स्कूल के प्राचार्य भी बेहद खुश हैं और जिस शिद्दत के साथ ये लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं, उसकी चर्चा भी खूब हो रही है। माकूल संसाधन और सही ट्रेनिंग मिलने पर संभव है कि आगे चलकर इनमें से भी कोई हरमनप्रीत कौर, कोई स्मृति मंधाना या जेमिमा रोड्रिक्स जैसी खिलाड़ी निकलकर सामने आ सकती है। आगरमालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सैमसंग को पीछे छोड़कर एप्पल फिर बन सकता है दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल करिए। एप्पल सैमसंग को पीछे छोड़कर फिर दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन सकता है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन 17 सीरीज की तेजी से बढ़ रही बिक्री इसकी वजह बन सकती है। रिसर्च के मुताबिक सितंबर में लॉन्च हुई आईफोन 17 सीरीज को अमेरिका और चीन दोनों बाजारों में बेहद मजबूत प्रतिक्रिया मिली है, जिससे एप्पल की बिक्री में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। इससे पहले 2011 में एप्पल ने नंबर की पोजीशन हासिल की थी। एप्पल के आईफोन पॉकेट का जादू चल गया। एप्पल के इस प्रोडक्ट ने भारी ट्रोलिंग के बावजूद धमाकेदार सेल दर्ज की है। इस छोटे से 3D नेटेड पाउच की कीमत 20,300 रुपए है। बावजूद इसके ये लॉन्च के सिर्फ कुछ ही दिनों में अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोप और सिंगापुर समेत दुनिया भर के बाजारों में सोल्ड आउट हो गया। हीरो मोटोकॉर्प ने आज अपनी पॉपुलर बाइक हीरो एक्सट्रीम 160R का नया कॉम्बैट एडिशन भारत में लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इसे एक्सट्रीम 160R 4-वीक क्रूज कंट्रोल नाम दिया है। इसमें क्रूज कंट्रोल, कलर LCD डिस्प्ले और 3 राइडिंग मोड्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। ये भारत में क्रूज कंट्रोल फीचर वाली पहली 160cc स्पोर्टी बाइक है। बाइक डुअल चैनल ABS फीचर से भी लैस है, जो ब्रेक लगाने पर फ्रंट और रियर दोनों व्हील्स को कंट्रोल करता है। इससे बाइक फिसलने का खतरा कम हो जाता है। इसकी कीमत करीब 1,34,000 रुपए रखी गई है। और अब बात करते हैं मौसम की। तो उत्तर भारत में सर्दी धीरे धीरे अपना दायरा, अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। भले ही पिछले दिनों ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई, लेकिन फिलहाल तो बारिश और बर्फबारी का बेसब्री से वहां इंतजार किया जा रहा है। हालांकि पहाड़ों पर ज्यादातर जगहों में पारा काफी नीचे गिर रहा है। कहीं कहीं तो माइनस में टेम्परेचर भयानक सर्दी का एहसास दे रहा है। वहीं कुछ जगहों पर खिली धूप तो कुछ जगह कोहरा और धुंध भी माहौल में ठंडक का एक अलग एहसास लोगों को दिला रहा है।
नवंबर का महीना बीतने को है, दिसंबर का आगाज होने वाला है। ऐसे में कुछ दिनों पहले पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बिखरा सफेदी का उजाला संकेत दे रहा है कि ठंड अब और बढ़ेगी। हालांकि ऊंची चोटियों पर बने इस बर्फीले मौसम का असर निचले पहाड़ों पर कोहरे, सूखी ठंड और धुंध के रूप में पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि हिमाचल की राजधानी शिमला में धूप खिली खिली है, जो यहाँ सैर सपाटे के लिए पहुँच रहे सैलानियों को खूब भा भी रही है। लेकिन सुबह शाम का सर्द मौसम, गिरता पारा यहाँ भी लोगों को खूब महसूस हो रहा है। ऐसे में लोकल्स और सैलानियों को अब बारिश और बर्फबारी का इंतजार है, ताकि कोहरे और सूखी ठंड के तीखे तेवरों से राहत मिल पाए। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर महीने में अब तक 92% तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। शिमला में अधिकतम तापमान 15 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कई इलाकों में रात के समय तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि राज्य के मौसम विभाग ने अभी हिमाचल के मौसम के शुष्क रहने की ही संभावना जताई है, यानी आने वाले दिनों में भी बर्फबारी बारिश के फिलहाल संकेत नहीं है। भारत और यूएई ने कॉन्सुलर मामलों पर संयुक्त समिति की छठी बैठक की। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। भारत और यूएई ने कांसुलर मामलों पर संयुक्त समिति की छठी बैठक की। अबुधाबी में हुई इस बैठक में दोनों पक्षों ने कांसुलर सेवाओं, वीजा सुविधा और पारस्परिक कानूनी सहायता पर सहयोग की समीक्षा की। बैठक के बाद दोनों देशों के अधिकारियों के बीच तकनीकी स्तर पर भी विस्तृत विचार विमर्श हुआ। ग्रीस के ओलंपिया में 2026 के मिलानो कॉर्टिना विंटर ओलंपिक गेम्स के लिए ओलंपिक फ्लेम लाइटिंग सेरेमनी आयोजित की गई। हालांकि मौसम की चेतावनी की वजह से इसे बेहद सादगीपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया और कार्यक्रम में बदलाव भी किए गए। विंटर ओलंपिक्स के लिए ग्रीस में शुरू हुई मशाल रिले का 6 फरवरी 2026 को इटली के मिलान में उद्घाटन समारोह के साथ समापन होगा। इस दौरान विंटर ओलंपिक मशाल इटली के सभी प्रांतों से गुजरेगी, जिसमें 300 शहर और 60 यूनेस्को विरासत स्थल भी शामिल होंगे। पोप लियो की यात्रा को लेकर लेबनान में तैयारियां जोरों पर है। तस्वीरों में देखा जा सकता है यहाँ कैसे अलग अलग जगहों पर मंच बनाए जा रहे हैं और प्रमुख राजमार्गों पर पोप की तस्वीर वाले होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। पोप लियो गुरुवार को कैथोलिक चर्च के नेता के रूप में इटली से बाहर अपनी पहली यात्रा पर निकलेंगे। वे तुर्की और लेबनान जाएंगे, जहां उनसे क्षेत्र में शांति की अपील करने और लंबे समय से विभाजित ईसाई चर्चों के बीच एकता की अपील कर सकते हैं। ठंड के मौसम में दिल्ली और आसपास के इलाकों में धुंध के साथ साथ प्रदूषण की लेयर भी खूब छाई हुई है। ऐसे में साफ सुथरी हवा ले पाना यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसी जगह कुछ ऐसे भी घर हैं जहाँ पर रह रहे लोग हरियाली बसाए हुए हैं। ऐसे ही एक पूर्व अधिकारी के घर हम आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कैसे उन्होंने अपनी छत पर हरा भरा बागीचा बनाया हुआ है। दिल्ली के इस मकान की छत पर 1000 से ज्यादा वैरायटीज के पेड़ पौधे हैं। न एसी, न कूलर और न ही एयर प्योरीफायर की जरूरत। आप जैसे ही इस मकान में दाखिल होते हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देख आपका दिल खुश हो जाएगा। घर के मालिक दावा करते हैं कि इस घर में जितनी वैरायटीज के पेड़ पौधे हैं, उतनी वैरायटी आपको दिल्ली के किसी नर्सरी में भी नहीं मिलेगी। एक घर में कितने पेड़ पौधे होते हैं? 5, 10, 15, 20। लेकिन दिल्ली के इस 350 गज के मकान में 1000 से ज्यादा पेड़ पौधे हैं। कुछ तो ऐसे पेड़ और पौधे हैं जिनको आप दिल्ली में उगा सकते हैं, इस बारे में शायद कोई सोचता भी नहीं है। इनकम टैक्स में एडिशनल कमिश्नर के पद से रिटायर हुए पदम सिंह जी ने रिटायरमेंट से काफी पहले ही ठान लिया था कि वो अपने मकान की छत को एक बगीचे में तब्दील कर देंगे। और तो और उन्होंने उन प्लांट्स को भी यहाँ उगाया हुआ है जिनको लेकर ये कहा जाता है कि वो एक गमले में नहीं उग सकते हैं या दिल्ली के मौसम में वो उपज नहीं सकते हैं। ये जो मेरा पेड़ है, ये किन्नू का पेड़ है। इसमें आप देखेंगे कितने किन्नू जो है वो लगे हुए हैं, गुच्छों में लगे हुए हैं किन्नू। ये देखिए, पिछले साल इस पर 17 किन्नू थे और ये 24 इंच के पोर्ट में ड्राम में मैंने लगाया हुआ है और ये करीब जो है 3 साल पुराना पेड़ है। ये मेरा संतरे का पेड़ है और इस पे संतरे लग के पक चुके हैं।
यही नहीं, पदम सिंह जी के इस बगीचे में नींबू की कई वैरायटीज भी मिल जाएंगी। इनमें एक नींबू तो पाकिस्तान की आबोहवा में उगने वाला भी है। जो नींबू के मेरे पास जो है वो कम से कम भी जो है 7-8 वैरायटी के पेड़ हैं, जिसमें जो सबसे अच्छी वैरायटी यील्ड के हिसाब से वो कुंभकाट वैरायटी है, जिसको हम पाकिस्तानी वैरायटी भी कहते हैं। और नर्सरी में आप जाएंगे तो कुंभकाट ये सबसे अच्छी वैरायटी है। इस नींबू की खासियत है कि ये पूरे साल जो है ऑलमोस्ट 8-9 महीने हमें जो है फ्रूट देता है। पदम सिंह जी बताते हैं कि पेड़ पौधे उगाने की कला बचपन में उन्होंने अपनी माँ से ही सीखी। गार्डनिंग का शौक तो मुझे बचपन से ही था, क्योंकि जो मेरी जो मदर थी वो रूरल बैकग्राउंड की थी, यूपी के सटेड़ी गांव से, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से थी। और दिल्ली में भी हमारी जो है वो खेती होती थी। तो हमारी मदर को बड़ा शौक था, वो गांव से बीज मंगाकर घिया, तोरी, लौकी वो लगाती रहती थी। मैं मदर के साथ ही उस काम में लगा रहता था। तो मुझे बचपन से ही जो है, मैं बचपन में भी जो है काफ़ी पौधे जो है फूलों के, सब्जियों के ये लगाता था। तो ये शौक मेरा बचपन से ही है। हालांकि नौकरी लगने पर वो काफी सालों तक बागवानी से दूर हो गए, लेकिन इस लंबे ब्रेक के बाद उन्होंने फिर से बागवानी शुरू की और इसके लिए बाकायदा उन्होंने ढेर सारी रिसर्च और पढ़ाई भी की। आज इस घर का तापमान बाहर के तापमान से हमेशा 5 से 6 डिग्री कम रहता है। हालांकि खुद कभी AQI पदम सिंह जी ने चेक तो नहीं किया, लेकिन घर का हरा भरा माहौल बाहरी घुटन भरी हवा से काफी अलग और सुकून देने वाला है। बेशक कंक्रीट के शहर में ये हरा भरा बागीचा आज शुद्ध हवा दे रहा है और हर किसी को आज ऐसे ही छोटे या बड़े बगीचे खड़ा करने की जरूरत भी है, जिसके लिए पदम सिंह आपको फ्री में गाइड करने को भी तैयार हैं। तो अगर आप भी अपने मकान को इस तरह से तैयार करना चाहते हैं, वहाँ एक ऐसा बागीचा चाहते हैं जो आपकी सांसों में घुलने वाली हवा को थोड़ा सा साफ कर दे, तो आप भी पदम सिंह जी से बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जितनी रिसर्च की है, जितनी पढ़ाई की है इन सब चीज़ों के बारे में, अब वो सारी पढ़ाई, सारा ज्ञान दूसरों को देने के लिए भी तैयार दिखाई पड़ते हैं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए अब देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।